फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम रिस्क का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने रिस्क में आपके जो दो पिलर थे वो समझ लिए थे। अब जो है हम इसके आपके बाकी के समझेंगे। ठीक है, मतलब कितने आपके थे? 5 थे ना, इसमें जो पिलर थे वो आपके 5 थे। तो आज अब हम क्या करेंगे ना, इसके 2 हमने पहले पढ़ लिए थे, अब हम इसके तीसरे 3 जो पिलर हैं वो नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसमें समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो आपका क्या होता है, एक तो आपका होता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो रिस्क मेजरमेंट में क्या हुआ ना, देखिए नेम से क्लियर हो रहा है, जो रिस्क को मेजर करता है। ठीक है, आपके जितने लॉसेस हो रहे हैं, डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, मार्केट वैल्यूज़ में जो हो रहा है, तो उसको कैसे करोगे? ऐसे ही तो करोगे ना। तो ये क्या करता है ना, ये आपको वो मेजर करने में हेल्प करता है कि कैसा रिस्क एलिमेंट है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कितनी क्वांटिटीज वाइज कितना रिस्क एसोसिएट हो रहा है उससे, वो सब समझेंगे। ठीक है, तो इसमें ना 3 कैटेगरीज होती हैं आपकी: सेंसिटिविटी, वोलेटिलिटी, डाउन साइड पोटेंशियल। ठीक है, अब आपका क्या हुआ, ये जो तीनों कैटेगरीज है, देखिए नेम से मोस्टली क्लियर हो रहा है, फिर भी हम एक बार इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखिए, अब आपका आता है फर्स्ट जो है आपका दे रखा है वो सेंसिटिविटी दे रखा है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी में क्या होता है, कितना क्लियर है ना नेम से कि सेंसिटिविटी मीन्स सेंसिटिव है। अगर एक पॉइंट भी 0.1 है मान लीजिए, तो ये 0.1 भी अगर इधर से उधर हो रहा है ना, चाहे लेफ्ट साइड जा रहा है चाहे हाई साइड जा रहा है, तो ये तुरंत इतना सेंसिटिव है कि इसको पहचान लेता है, इसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो आपके टारगेट वेरिएबल से अगर सिंगल यूनिट मूवमेंट भी हो रहा है सिंगल मार्केट पैरामीटर का, तो उसको हम सेंसिटिविटी के अंदर कैप्चर कर लेते हैं। अगर सेंसिटिविटी वाला यूज़ हो रहा है मेजर करने के लिए, तो वो कैप्चर हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स जैसे आप समझ सकते हो कि आपका एक्सचेंज रेट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, कैसे बिट सेल करते हैं ना ट्रेडर्स, ज़रा ज़रा से पॉइंट्स में जो आपका सेकंड्स में आपका जो पैसा पॉइंट पॉइंट वाइज चेंज हो रहा है, उसको इतना मतलब एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, इतना बढ़िया से करते हैं और इतना सेंसिटिव होता है ये मार्केट के लिए। आप समझ रहे हो ना एग्जाम्पल, तो वही चीज़ सेंसिटिविटी के थ्रू होती है। देखिए यूनिट मूवमेंट होता है। अब इसमें एक ड्रॉबैक भी होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम वो समझेंगे ड्रॉबैक क्या होता है। देखिए ये दोनों तो स्टार्टिंग में ऊपर जो टॉप में दे रखे हैं, ये दोनों तो एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमने समझ ही लिए हैं। ठीक है, अब नीचे क्या दे रखा है आपको, ड्रॉबैक दे रखा है। ठीक है, अब ड्रॉबैक क्या दे रखा है, देखिए जब हम इसमें सिंगल मार्केट पैरामीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं कि सिंगल मार्केट पैरामीटर है, सिंगल है। तो सिंगल का मीन्स क्या हो गया, मान लीजिए एक एलिमेंट पे 3-4 पैरामीटर लग रहे हैं, तो अगर हमने इसको सिंगल के लिए कर रखा है तो ये इन 3 पैरामीटर्स को इग्नोर कर देगा ना। तो वो एक रिस्क इसमें रहता है कि शायद मे बी दो, मान लो ऐसे मान लो ये मेरे पास एक मार्केट रेट है। ठीक है, हो सकता है इस पर 2 एलिमेंट्स इसको एफर्ट मतलब इसको रिस्क में ला रहे हो, या 2 इसको इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, बट हमने जो लगाया था ना वो हमने केवल इसके लिए लगाया था, चेक करने के लिए, सेंसिटिविटी वाला। तो ये तो अनचेक निकल गया है ना। तो इसमें रिस्क हो जाता है ना कि मान लीजिए हमें एक का तो पता चल गया, दूसरे का पता नहीं चला, तो उसकी वजह से रिस्क अकॉर्ड हो गया। तो ये चीज़ हम इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, मतलब इससे मार्केट एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है। नेक्स्ट देखिए, आप बोले वोलेटिलिटी आ जाता है। वोलेटिलिटी में क्या होता है आपका कि देखिए इसमें क्या होता है ना कि आपके जो सेंसिटिव टारगेट वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इनस्टेबिलिटी अंडरलाइंग जो पैरामीटर्स होते हैं उसके साथ। देखिए ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो रिस्क मेजरमेंट वाले, ये जब आप एग्जाम्पल्स करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि अभी थ्योरी में कोई इतना है नहीं। आपको बस ये पता है कि आपके पास एलिमेंट्स हैं, आप उनको मेजर कर रहे हो, किसके लिए, रिस्क के लिए, बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, आपका एक तो आपका होता है कि आपका जो वेरिएंस होता है ना, आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हो। ठीक है, वेरिएंस होता है, मैं मिडिल में लिख देती हूँ, ज़्यादा उधर हो गया साइड में। वेरिएंस जो होता है ना उसका आप क्या करते हो, स्क्वायर रूट निकाल लेते हो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आपने निकाला तो जो ये आता है ये आपका वोलेटिलिटी का काम कर जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा आपका क्या होता है ना, आपका जो हिस्ट्री वाइज टाइम ओरिजिन के हिसाब से निकालते हैं, तो उसके लिए आपको एक यहाँ पे देखिए जैसे ये टी दे रखा है, इस टी का हमें वैल्यू दे रखी होती है, ऐसे बोलते हैं ना मंथ का है, ईयर का है, क्वार्टरली है, ऐसे टाइम पीरियड कुछ ना कुछ दे रखा होता है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, टी की वैल्यू कैसे निकालते हो, जो आपकी डेली वोलेटिलिटी होती है डेली की। ठीक है, हम यहाँ बात जो कर रहे हैं ना, यहाँ हम डेली की बात कर रहे हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो स्क्वायर रूट ऑफ टी। ठीक है ना, जैसे ऐसे समझ लीजिए अगर हम डी वी की बात करें, डेली वोलेटिलिटी है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ टी के साथ, तो ये जो इसका आंसर आएगा वो आपका होता है वोलेटिलिटी ऑफ ओवर अ टाइम होरिजन। ठीक है, एक एग्जाम्पल छोटा सा था, बुक में था, हमने लिख लिया यहाँ पे कि अगर डेली वोलेटिलिटी की आपकी बात कर रहे हैं, स्टॉक को हम कह रहे हैं 1.5% थी। ठीक है, और कित मंथली की बात हो रही, द मंथली वोलेटिलिटी वुड बी क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो जो आपका डेली का दिया गया है वो दिया गया है 1.5%। ठीक है,
मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डेली की बात हो रही है तो 30 का क्या, अंडर रूट का स्क्वायर, तो आपका कितना है इसमें, जो इसका जो आंसर आएगा इसका 5.48 आएगा बुक के अकॉर्डिंगली, ठीक है। 30 का जो स्क्वायर रूट होगा, जब आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अपना डेली का मिल जाएगा, जो आपका टाइम का वोलेटिलिटी था वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक वन लाइनर में आ भी जाते हैं क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके साथ चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डाउन साइड पोटेंशियल, ठीक है। थर्ड वाला जो आपका था, डाउन साइड पोटेंशियल में क्या होता है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आप भी जानते हैं कि नॉर्मली लोग प्रॉफिट्स को पहचानने की कोशिश करते हैं, उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको कैप्चर करते हैं, बट डाउन साइड पोटेंशियल क्या करता है, जस्ट इसके अपोजिट करता है। वो क्या करता है कि आपके जितने पॉसिबल लॉसेज होते हैं ये उनको काउंट में लेता है, और जितने पॉसिबल या परफेक्ट आपके जो प्रॉफिट पोटेंशियल होता है उनको क्या करता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जो मेन हम वही चीज़ देखेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो पोटेंशियल लॉसेस, ये तो हमने बात ही कर ली कि पोटेंशियल लॉसेस को ये करता है, और इग्नोर किसको करता है, इग्नोर करता है आपके प्रॉफिट पोटेंशियल को, ठीक है। इसको इग्नोर कर देता है ये रहा। और उसके बाद क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस की कितनी चांसेस हैं, पी चांसेस हैं कि अकर्ड होगा, या क्यू चांसेस हैं कि अगर नहीं होगा तो, या 1 - p बोलते थे ना अपन, क्यू की वैल्यू क्या निकलती है 1 - p, कि अगर p की चांसेस है कितना निकलेगा तो q इतना है कि नहीं निकलेगा, तो q और p का ऐसे मतलब प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि अकरेंसेस कितना होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका डाउन साइड पोटेंशियल में आता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पिलर स्टार्ट होता है विच इज़ रिस्क प्राइसिंग, ठीक है। रिस्क प्राइसिंग देखिए, प्राइसिंग मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे आपकी जो बात होगी ना वो मनी के टर्म्स में होगी, ठीक है। जो भी चीज़ की बात करेगा मनी के टर्म्स में करेगा। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, रिस्क प्राइसिंग जो होता है ना वो बैंक को इम्पैक्ट भी करता है। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपको कोई भी रिस्क से बचने के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूट को ऊपर उठाने के लिए आपको जो चाहिए होता है वो होता है आपकी कैपिटल। अब कैपिटल अगर थोड़ा सा भी मतलब गड़बड़ करता है, या जो भी आरबीआई के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है वो नहीं है, तो फिर वो आप उसको ऑथराइज नहीं होते हैं और वो उसको बंद भी कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपका पहला तो हो गया कि आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये फर्स्ट वन हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है कि ईच बैंकिंग, देखा, हाँ ये देखिए, ये तो सेकंड तो आपने समझ ही लिया ना, फर्स्ट तो आपने समझ लिया कैपिटल है। सेकंड आपका हो गया कि जो उससे जो रिस्क से एसोसिएटेड प्रॉफिट्स होते हैं या लॉस होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस एसोसिएटेड विद ऑल द रिस्क, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बैंक ट्रांजैक्शंस होता है ये हमें ऐसे करना होता है, इतना जनरेट करना होता है कि सरप्लस जो हमारी कॉस्ट लग रही है उसका सरप्लस ले सके, उसमें प्रॉफिट ले सके, ठीक है। तो ये आपका रिस्क प्राइसिंग में आता है। इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि काफ़ी सारे अकाउंट्स में लिए जाते हैं जिससे रिस्क प्राइसिंग इफेक्ट होता है आपका। एक तो आपका कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड्स हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, फिर आपका लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हो गया, फिर आपका कैपिटल चार्ज हो गया, प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन नेट वर्थ हो गया। तो इस टाइप से आपके दे रखे हैं, ठीक है। आपको बस इसको समझ लेना है, ज़्यादा इतना डीप नहीं आता। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्राइसिंग होती है ना वो ट्रांजैक्शन बेस्ड होती है, मीन्स ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका जो भी इसका जो रिस्क होता है ना ये आपको ट्रांजैक्शन लेवल पे ही पता चल जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए आपका रिस्क हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, अब आपको ध्यान तो देना पड़ेगा ना कि कहाँ कहाँ कर हो रहा है। ह्यूमन मिस्टेक है, आप हम इसको ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं, अकड़ हो जाता है, उसकी वजह से कोई एरर आ गई। देखिए जितना आपके बस में होता है अगर उसको हम मॉनिटर करके कंट्रोल कर सकें ना तो बहुत कम हो जाता है रिस्क अकर्ड होना, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो पहले स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट चाहिए होता है आपको, फिर इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छी चाहिए होती है, वो आपस में रेगुलेट करे, रिपोर्ट करे, मॉनिटरिंग करे, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और जो आपके प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनको इतना इफेक्टिवली लेड आउट करना है ना कि आप इजीली सारे रिस्क को समझ सको, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या होता है, प्रोडिकल रिव्यू करना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए। तो ये सब आपका किस में आता है, रिस्क में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो मेन आ जाता है फिर रिस्क मिटिगेशन, लास्ट पॉइंट है हमारा इस रिस्क से रिलेटेड। तो रिस्क मिटिगेशन क्या होता है, मिटिगेट मीन्स क्या करना होता है, डाइवर्स करना होता है ना, डाइवर्जन देना होता है, मिटिगेट करते हैं। जैसे हमें पता है कि इधर एक लॉस आ रहा है तो हम इसका क्या करेंगे, वे चेंज कर देंगे, मतलब हमने इसको ख़त्म नहीं किया, हमने क्या किया, इधर से आ रहा था अब हमने इधर भेजना शुरू कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिटिगेशन बोलते हैं, मिटिगेट कर रहे हैं हम कोई चीज़, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रिस्क एक तो हम ये नहीं कह रहे फिनिश हो जाते हैं, बट मे बहुत बार क्या होता है, रिस्क जो आपके चांसेस होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं और मे बी अक्कर ही नहीं होते हैं, ठीक है। इसको रिस्क मिटिगेशन बोलते हैं। और क्या करता है, बट इसमें रिस्क मिटिगेशन में एक प्रॉब्लम होती है, ये क्या करता है,
आपका जो अपसाइड पोटेंशियल होता है, जो आपको पोटेंशियल या प्रॉफिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसको लिमिटेड कर देता है। ठीक है, डाइवर्सिफाई करेगा, रिस्क कर नहीं होने देगा मे बी, लेकिन आपका जो प्रॉफिट होता है उसको आपको अलग से इसको देखना पड़ता है, क्योंकि अपसाइड पोटेंशियल लिमिट इसमें लगी होती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा डाइवर्सिफाई करने के फ़ायदा क्या होता है। मान लीजिए अगर आपने एक बिजनेस पे लगाया, ठीक है, सॉरी नीचे एक बिजनेस पे लगाया और वो डूब गया, तो आपको क्या हुआ, पूरा लॉस हो गया। ठीक है, मान लीजिए करोड़ों का बिजनेस था, 1 करोड़ का लगा था। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपके पास 1 करोड़ थे, आपने 50 ए में लगाया, 25 बी में लगाया और 25 सी में लगाया। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, इसको 100% मान के चल रहा है, ये हमने परसेंटेज लिखे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए लॉस हुआ, इसको तो क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, इसको आपके लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका जो बी था उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और इसको क्या हुआ, इसको भी प्रॉफिट हुआ। अब देखिए ये अगर हमने एक साथ अलग अलग लगाए थे तो इन दो के प्रॉफिट्स की वजह से हमारा थोड़ा सा मिटिगेट हुआ, हम बचे। ये वाला ठीक है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो क्या होता है ना, जब आपके पास बहुत सारी आप एक ही चीज़ को डाइवर्सिफाई कर देते हो, या एक एग्जाम्पल था कि अलग अलग तरीके से यूज़ करते हो, तो रिस्क मिटिगेशन की वजह से भी ना रिस्क रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम ये नहीं कह सकते 100% कम हो जाते हैं, बट रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका है ना, हमारा ये पूरा रिस्क का इससे रिलेटेड ख़त्म हो गया। अब हम जो इसके रिस्क के जो टाइप्स थे ना, जैसे हमने जो पढ़े थे एम्बेडेड सिस्टम और ये सब, इसमें मैं एक वीडियो प्रॉपर डिटेल्स के साथ प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें मैं एग्जांपल्स भी लूँगी, एक एक स्लाइड में एक एक टाइप देखेंगे, एक एक एग्जांपल समझेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर में बहुत ज़्यादा आया था, रिस्क से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और डीप नहीं थे, लेकिन आपके नॉलेज होना ज़रूरी थी अगर आप उनको आंसर्स करना चाहते हो। ठीक है, पेपर बहुत ईजी था, लेकिन आपको आंसर करने के लिए आपने एक बार बुक रीड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई इश्यू हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।